नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 7 राशियों की तुलना से संबंधित जो कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं, ताकि इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्नावलियां हैं और उनके अंदर जो प्रश्न हैं उनको हल करने में हमें दिक्कत बिल्कुल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। ठीक है, राशियों की तुलना जब करते हैं तो राशियों की तुलना दो प्रकार से की जाती है। पहला होता है अनुपात और दूसरा होता है प्रतिशत। ठीक है, तो यहां पर हम पहली बात करते हैं अनुपात की। क्या होता है, जैसे देख लीजिए कि एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है, ठीक है ना, और दूसरे व्यक्ति की आयु 60 वर्ष है। ठीक है, तो हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो यहां पर क्या कहता है कि 40:60 है ना, यानी इसको हम क्या लिखते हैं 40/60। शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहां पर हो जाता है 2/3, यानी 2:3 है ना। ये चिन्ह अनुपात लगाया जाता है, 2:3 कहा जाता है। अनुपात के लिए ध्यान ये रखना है कि समान राशियों में ही अनुपात होता है ना। समान राशियां मतलब जैसे मान लीजिए कि 4 किलोग्राम है ना, तो इसका अनुपात किलोग्राम वाली किसी भी राशि से हो सकता है, 6 किलोग्राम हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किलोग्राम है और यहाँ पर ग्राम है ना, इनका अनुपात नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा या फिर ग्राम को किलोग्राम में हमें बदलना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों में होता है। तो होता है सजातीय राशियों में, एक जैसी जो होती है ना, उनमें होता है अनुपात हमेशा सजातीय राशियों में होता है। दूसरा चीज क्या है इसमें कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है ना। अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। जैसे 2:3, अब यानी वर्ष नहीं आएगा, या किलोग्राम का जो हमने निकाला है तो 2:3 किलोग्राम नहीं आएगा, यह सिर्फ क्या आएगा 2:3। इस प्रकार से अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है ना, मात्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो जब भी आपको कहा जाए अनुपात ज्ञात करने के लिए तो देखें कि दोनों जो राशियां हैं वे सजातीय होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए, है ना। मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका होता है राशियों की तुलना करने का, उस तरीके का नाम है प्रतिशत। अब प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति धन शत, है ना। प्रति का मतलब क्या होता है, हरेक, प्रत्येक, है ना। इसका अर्थ क्या जाएगा, प्रत्येक या हरेक, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, इसे हम सैकड़ा भी बोलते हैं। तो शत का अर्थ क्या हो गया, 100 हो गया। यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में से, है ना, प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में से, है ना। अब दोनों में देखिए अंतर है, 100 में से। जैसे मान लीजिए आपको अंक मिले हैं तो वे 100 में से मिलते हैं, 100 पर नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि दुकान पे जाते हैं और वहां पर यदि आपको कोई भट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो 100 पर दिया जाता है ना। भट्टा या डिस्काउंट इसको कहते हैं, कमीशन होता है, ब्याज होता है, तो 100 पर होता है। क्लियर है ना। और इस प्रतिशत को इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहां पर लिखा हमने 5%, है ना, इसका मतलब यह हुआ कि 100 पर 5 या 100 में से 5। ठीक है, अगला लेते हैं बट्टा। अब देखिए बट्टा क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में डिस्काउंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने नाम सुना होगा। आप यदि किसी दुकान पर गए हैं, है ना, और दुकान में जाते हैं या फिर जब कोई त्यौहार आता है उसमें विज्ञापन आते हैं कि अमुक चीज खरीदने पर
5% आपको छूट दी जाती है। बट्टे का दूसरा नाम क्या है? छूट, है ना। ये छूट ही बट्टा कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है ना। तो 5% की छूट दी जाती है। व्यापारी क्या करते हैं कि या तो अपना माल निकालना होता है या फिर मतलब सेल बढ़ानी होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? ग्राहकों को आकर्षित करना पड़ता है। और ग्राहकों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा जो रामबाण है वो क्या है? छूट, है ना। कि इतने प्रतिशत वहां छूट है, इतने परसेंट छूट है, 20%, है ना, 50%। इस प्रकार से लुभावने विज्ञापन आपने देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो अब आप त्योहार आ रहा है तो उस पर आप इस गौर करेंगे तो आपको इस प्रकार दिखाई दिया जाएगा। एक पर एक फ्री, इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, वो भी एक प्रकार का डिस्काउंट है ना। ये डिस्काउंट हमेशा क्या होता है कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस मूल्य पर दिया जाता है? अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है वो भी जानना जरूरी है ना, ताकि हम प्रश्नों को हल करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अंकित मूल्य को इंग्लिश कहते हैं मार्क्ड प्राइस। आपने देखा होगा यदि किसी मॉल में गए हैं, किसी दुकान में गए हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे कपड़े दुकान पर आप गए हैं तो वहां पर हर कपड़े के साथ में एक ऐसा टैग जो लगा रहता है और इस टैग पर एक कीमत लिखी रहती है, जैसे 499। इस प्रकार का टैग होता है ना? देखा होगा आपने, बहुत सारे टैग लगे रहते हैं, है ना। इस पे लिखा मान लीजिए 4,999, है ना। ये जो कीमत लिखी रहती है ना, इसे हम कहते हैं अंकित मूल्य, है ना, जो किसी वस्तु के ऊपर लिखी रहती है। बहुत सारे ऐसी वस्तु आती है जो पैकेट के अंदर एक बंद होती है ना। तो पैकेट के ऊपर भी MRP लिखा जाता है। MRP इसका मतलब होता है, क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, ठीक है ना। तो MRP आपने देखा होगा, है ना। उसे पे आप सामान खरीदते हैं, आजकल तो लगभग सारा सामान पैकेट में आता है, तो उस पैकेट के ऊपर आपको लिखा रहेगा MRP। MRP मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बट्टा जो है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अब बट्टा निकालते कैसे हैं? मान लीजिए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि 500 रुपया है, कितना है? 500 रुपया है। और आपको दुकानदार ने कहा है कि भैया इस पर हम आपको 5% जो है बट्टा दे रहे हैं, यानी छूट दे रहे हैं, है ना। क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। तो अब आपको दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 500 का मतलब होता है गुना 5% का मतलब होता है 5/100, ठीक है। अब ये शून्य से हमने शून्य कैंसिल कर दिया इस प्रकार से, तो क्या गया? 5 गुना 5 करेंगे 25, यानी आपको 25 रुपया क्या छूट दी जाएगी। तो वस्तु की कीमत कितनी है? 500 रुपया है। आप 500 में से क्या करेंगे? 25 रुपये आपको कम कर देंगे। छूट का मतलब होता है कम होना। तो यहाँ पर 475 रुपये बचा है, जो कि आपको दुकानदार को देने। क्लियर है? तो इस प्रकार से बट्टा होता है। बट्टे का मतलब होता है छूट, जैसे डिस्काउंट भी कहते हैं। क्लियर है? करिए। अब हम बात कर लेते हैं कर की। कर यानी टैक्स। कर यानी क्या होता है? टैक्स होता है, ठीक है। शासन का जो मेन जरिया होता है आमदनी का, वो क्या होता है? कर होता है, क्योंकि बिना कर के शासन के पास में कोई आमदनी होती नहीं है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। साधारणतः जो टैक्स लगाया जाता है, इसका आपने नाम सुना होगा, GST। GST है ना। एक होता है वेट, इसके पहले सेल टैक्स था, बाद में वेट हुआ और अब हो गया GST, है ना। इसका GST हो गया है, वेट हो गया है, और जिसे हम एक और होता है इनकम टैक्स, जैसे होता है, क्या होता है? इनकम टैक्स, जिसे हम कहते हैं आयकर कहते हैं, है ना। क्या होते हैं? आयकर कहते हैं, ठीक है। तो ये GST वगैरह जो रहता है ना, ये क्या होता है? किसी वस्तु के ऊपर जुड़ जाता है, बिल में लगता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 5,000 रुपये, राइट, 5,000 रुपये है, और यदि इस पर टैक्स लग रहा है 18%, मान लो GST लग रहा है, राइट है। ये वस्तु हमें कितने पड़ेगी? तो क्या करेंगे? यहाँ पर 5,000 का निकालेंगे 18%, यानी 18/100। ये शून्य से हमने इस शून्य को कैंसिल कर दिया, 18×5 90, यानी 900 रुपया क्या होगा? ये टैक्स लगेगा। वस्तु 500 रुपये की है, 5,000 की, सॉरी, है ना, 5,000 की है, और 900 रुपये इस पर हमें टैक्स देना है। तो टैक्स क्या होता है? इस पर जुड़ जाता है।
ये वस्तु हमें 5,900 रुपये में जो है पड़ेगी, ठीक है ना। यानी वस्तु की कीमत हमें 5,900 रुपये उसको देना होगा। ये टैक्स इस प्रकार से क्या होता है कि वस्तु की कीमत में जुड़ता है, जुड़ेगा, वस्तु की कीमत में जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ना। इस चैप्टर में साधारण ब्याज के प्रश्न भी आपको देखने मिलेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज भी देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों में अंतर क्या है ये आपको देखना होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने, इसको थोड़ा उदाहरण द्वारा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार लिए हैं 10% की दर से, और मान लिया कि 2 साल के बाद यानी 2 वर्ष के बाद उसने पैसे आए हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे दोनों विधि से। अब देखिए साधारण ब्याज की दर से यदि मान लिया इसका ब्याज निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर, है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये सूत्र होता है किसका, ब्याज का सूत्र। अब निकालते हैं ये मूलधन कितना है, जो धन हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं, है ना, जो रुपया उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है उसे हम कहते हैं मूलधन। तो हमने यहाँ लिख दिया मूलधन 5,000 रुपये, राइट। दर यानी जिस हिसाब से ब्याज लिया जाता है या दिया जाता है। यहाँ देख रहे हैं 10%, यानी आपने सुना होगा व्यवहार में सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, ऐसा सैकड़ा मीन्स प्रतिशत। तो यहाँ पर दर आ गई 10। समय 2 वर्ष के लिए नहीं लिया भैया, ऐसा। अब ये शून्य से ये शून्य कट गई, ये से ये कट गई, अब बचा कितना, 500 में 2 गुना करते हैं तो 1,000 रुपया। यानी क्या हुआ कि 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 1,000 रुपया हुआ, इसमें साधारण ब्याज के हिसाब से। अब इसको हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तब आपको समझ में आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे 1 साल का हमने ब्याज निकाला, अब ये 2 साल निकला कितना, 1,000 रुपया। अब 1 साल के निकालें कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मूलधन 5,000 रुपया है, दर कितनी है 10% है और 1 वर्ष है, ये निकल जाएगा, देखिए अभी, है ना। तो ये शून्य से हमने कैंसिल कर दिया, कितना हुआ 500 रुपया हुआ, है ना। तो ये साधारण ब्याज का ब्याज दर से 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 500 रुपया हुआ। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि 1 साल ब्याज तो निकाल लिया, कितना 500 रुपया। अब अगले साल जो ब्याज निकालेंगे वह क्या होगा, ये ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं मिश्रधन। 5,000 में 500 जुड़ जाएगा, कितना हो जाता है 5,500। अब अगले साल जो है, अगले साल जो ब्याज निकालेंगे ना वो 5,500 निकल जाएगा। 5,500 का 10% 1 वर्ष के लिए निकाला ब्याज, ये शून्य से ये शून्य गई, ये शून्य से शून्य गई, कितना हो गया 550 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो पहले कितना ब्याज था 500 रुपये था, और यहाँ कितना हो गया 550 हो गया 1 साल बाद, तो कुल ब्याज कितना हो गया 1,050, राइट, ठीक है ना। ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज और ये कहलाएगा आपका साधारण ब्याज, ये अंतर रहता है। अब यदि 1 साल और है तो क्या करेंगे, ये 550 जो ब्याज निकाला है ना, ये इसमें फिर जुड़ जाता है और अगले साल जो मिश्रधन बनेगा ना वह मूलधन बन जाता है, ठीक है ना। ये इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वृद्धि मतलब बढ़ता है, चक्र मतलब पहिया जैसा, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे पहिया होता है ना, कैसे बढ़ता जाता है एक के बाद एक, ऐसे ही जो है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। 1 वर्ष तक दोनों के ब्याज में कोई अंतर नहीं आता है ना। 1 वर्ष के लिए दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन 1 वर्ष से अधिक अवधि होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अधिक होता है। और इसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार जाता है, ए बराबर पी 1 धन आर बटे 100 एट द पावर एन या टी लिख सकते हैं। ए मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है, देयधन यानी विषयधन, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है,
आर आने रेट दर, ये देखिए हमने 10% दर आती है, और एन का मतलब होता है समय अवधि, है ना, यह समय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हम जो है ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए इसका निकालते कितना आता है, हमने देखा कि 2 साल के बाद में देखिए कितना आया ब्याज, 100 रुपये हुआ इसका, सॉरी 1000 रुपये ब्याज हुआ, और मूलधन कितना था, इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मिश्रधन कितना हो रहा है, मिश्रधन बराबर मूलधन 5000 है, और 1000 इस पर हमने ब्याज जोड़ दिया है, कितना गया ये 6000 रुपया हो गया, राइट। अब देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से यहाँ पर मिश्रण कितना होता है, कि हमें ज्ञात करना है। मूलधन हमारा कितना है 5000 है, एक धन आर 10% और समय 2 वर्ष, ये शून्य से हमने शून्य कैंसिल कर दिया, क्या जाएगा 5000, 10 से कम 10 और एक 11/10 की घातांक 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5000, अब घातांक 2 है यानी 11/10 को आपको 2 बार लिखना है, राइट। अब ये शून्य से शून्य कट गई है, इस प्रकार से ए बराबर आ जाएगा 50 गुणित 11 गुणित 11। अब देखिए 50 गुणित 11 का वर्ग होता है 121, और 121 में हम क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं, 5 से कम 5 और 12 50 60, ये कितना हो गया 6050 रुपये, जबकि साधारण ब्याज की दर से कितना बन रहा है 6000 बन रहा है, ये इतना इसमें अंतर आता है ना। देखा ना, ये आपका आ गया था चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था 1050 आया था ना, अब ये 5000 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6050, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न आपको आएंगे, तो उम्मीद है कि आप दोनों ब्याज में अंतर समझ गए होंगे कि दोनों ब्याज कैसे निकाला जाता है और दोनों ब्याज किस प्रकार के होते हैं, उनमें मूलभूत अंतर क्या होता है, ठीक है ना। 1 वर्ष तक दोनों ब्याज में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे आप इस सूत्र का उपयोग करें चाहे इसका करें, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता ही है, क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंतर्गत जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं वे कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।